Hello student, welcome to our next lecture of secretarial practices. Today we will learn question number 5 from chapter number 10. Question number 5 is write short notes on unpaid or unclaimed dividend. See what is unpaid and unclaimed dividend. Meaning the dividend declared by the company but has not been paid by it or claimed by a shareholder within 30 days of its declaration is termed as unpaid and unclaimed dividend. See, here there are two terms. One is unpaid dividend and second is unclaimed dividend. अनपेड डिविडेंड कब कहना है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन अभी तक 30 डेज हो गए फिर भी कंपनी ने डिविडेंड पेड नहीं किया। ओके, तो उस डिविडेंड को कहा जाएगा अनपेड डिविडेंड। इट मींस कंपनी हैज डिक्लेयर्ड द डिविडेंड but has not paid dividend within time frame of 30 days, then such dividend is to be called as a unpaid dividend. आलं लक्षात? म्हणजे कंपनीने डिव्हिडंड डिक्लेअर केलेला आहे परंतु 30 दिवस झाले तरी देखील कंपनीने डिव्हिडंड पेड केलेलं नाही. डिक्लेअर केलं परंतु अजून पेड केलं नाही, त्याला म्हटलं जाईल अनपेड डिव्हिडंड. एंड सेकंड टर्म इज अनक्लेम्ड डिविडेंड. इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड वारंट भी सेंड किया, लेकिन वो डिविडेंड लेने के लिए जो बैंक में जाना पड़ता है तो शेयर होल्डर बैंक में गया नहीं. क्योंकि प्रोसेस क्या रहेगा, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी शेयर होल्डर को शेयर वारंट भेजेगी और वो शेयर वारंट लेके शेयर होल्डर कहाँ पे जाएगा, बैंक में जाएगा, तब बैंक उसको डिविडेंड का पैसा दे देगी. तो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने जितना पैसा चाहिए था अपने बैंक में जमा भी किया, शेयर होल्डर को शेयर वारंट भेज भी दिया, लेकिन शेयर होल्डर वो शेयर वारंट लेके बैंक में गया ही नहीं. तो यहाँ पे कंपनी का गलती है क्या? नहीं, कंपनी ने तो बैंक में रखा है पैसा, शेयर होल्डर को सिर्फ डिविडेंड वारंट लेके बैंक में जाना है, डिविडेंड वारंट बताना है और डिविडेंड का पैसा लेना है. तो इस तरह का जो डिविडेंड रहेगा उसे कहा जाएगा अनक्लेम्ड डिविडेंड. अनपेड अलग है. अनपेड में क्या होता है, अनपेड में डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन जो पैसा डिविडेंड का बैंक में ट्रांसफर करना चाहिए वही पैसा बैंक में ट्रांसफर किया नहीं, बराबर, तो उसे कहा जाएगा अनपेड. और अनक्लेम में क्या होता है, डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर, मनी ऑफ डिविडेंड हैज बीन ट्रांसफर टू बैंक, बराबर, लेकिन शेयर होल्डर पैसा लेने के लिए गया नहीं, उसे कहा जाएगा अनक्लेम डिविडेंड. आलं लक्षात? म्हणजे अनक्लेम मध्ये काय केलं जातं, कंपनी डिविडेंड डिक्लेअर करते, डिविडेंडचे जे काही पैसे असतील टोटल डिविडेंडचे ते बँकेमध्ये जमा करते, मग शेअर होल्डरनी शेअर डिविडेंड वारंट घेऊन बँकेमध्ये जायचं आहे, डिविडेंड वारंट दाखवायचं आहे आणि पैसे घ्यायचे आहे. पण समजा इथे शेअर होल्डर पैसे घ्यायला गेलाच नाही तर त्याला काय म्हटलं जाईल, अनक्लेम डिविडेंड. मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसको पेड भी किया, पेड किया मतलब बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया मतलब शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा जमा किया, ऐसा मतलब नहीं है. कंपनी क्या करती है, डिविडेंड का पैसा किसी एक बैंक को दे रखती है, शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड वारंट बता के उस बैंक से अपना डिविडेंड लेना होता है.
अगर शेयर होल्डर वो पैसा नहीं लेता तब उसे कहा जाएगा अनक्लेम डिविडंड. आलं लक्षात. तर अशा प्रकारे अनपेड ही डिफरंट कन्सेप्ट आहे आणि अनक्लेम ही दुसरी कन्सेप्ट आहे. आणि टाइम फ्रेम किती दिलाय? 30 days. नेक्स्ट, following rules govern the unpaid and unclaimed dividend. So rules regarding unpaid or unclaimed dividend. Total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed should be transferred to unpaid dividend account open in a scheduled bank by the company. अगर किसी भी तरह का अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड है तो कंपनी को एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उस अकाउंट को नाम क्या रहेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट. एंड दैट अकाउंट नीड टू बी ओपन विथ शेड्यूल बैंक. और डिविडेंड का जो भी पैसा अनपेड या अनक्लेम है वो सारा पैसा कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट. आलं लक्षात. म्हणजे कोणतेही डिव्हिडंडचे समजा अनपेड डिव्हिडंड असेल किंवा अनक्लेम डिव्हिडंड असेल त्याचे जे पैसे आहेत ते एका सेपरेट अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करावे लागतात. कोणत्या अकाउंट मध्ये? अनपेड डिव्हिडंड अकाउंट. आणि ते डिव्हिडंड अकाउंट कोणत्या बँकेबरोबर ओपन करायचं? शेड्यूल बँक. These transfer should be within 7 days of the end of 30 days within which payment was to be made. In other words, this transfer should happen within 37 days from declaration of dividend. आपण बघितलं की अनपेड डिव्हिडंड कधी होतं? जर 30 दिवसामध्ये पेड केलं नाही तर ते अनपेड होतं. आणि अनक्लेम म्हणजे शेअर होल्डर डिव्हिडंड घ्यायला गेलं नाही तर काय होतं? ते अनक्लेम्ड होतं. म्हणजे 30 डेजचा टाइम पिरियड संपल्यानंतर 7 डेज मध्ये अनक्लेम आणि अनपेडचे जे पैसे आहेत कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचे? अनपेड डिव्हिडंड अकाउंट. ओके. इन ओव्हरऑल टोटल जर आपण विचार केला पहिले 30 डेज आणि नंतरचे 7 डेज, इट मीन्स टोटल 37 डेज. तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 37 डेज के अंदर कोई भी अगर पैसा अनपेड या अनक्लेम है तो वो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है. नेक्स्ट, within 90 days of transfer of amount in unpaid dividend account, the company is required to put on its website or any other website as approved by the central government a statement which shows name, last known address and unpaid amount payable to each shareholder. आता समजा कंपनीने एका सेपरेट अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर केले. कोणत्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर केले? अनपेड डिव्हिडंड अकाउंट. बरोबर. आता या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर केले. त्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर केल्यानंतर 90 दिवसामध्ये कंपनीला आपल्या वेबसाईटवर किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटने ज्या वेबसाईट अप्रूव्ह केल्या त्या वेबसाईटवर ज्या ज्या लोकांचे पैसे बाकी आहेत, ज्या ज्या लोकांना शेअर होल्डरला पैसे द्यायचे बाकी आहेत त्या सर्व शेअर होल्डरचे नाव, त्यांचा लास्ट ऍड्रेस आणि अनपेड अमाउंट त्या वेबसाईटवर डिक्लेअर करायची म्हणजे डिस्प्ले करायची. ओके. देखो तो रूल क्या है? अगर 30 दिन पहले होते हैं उसके बाद 7 डेज में पैसा ट्रांसफर करोगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट. उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के बाद 90 डेज के अंदर कंपनी को जिन जिन लोगों का पैसा बाकी है, जिन लोगों को पैसा देना बाकी है डिविडेंड का मतलब शेयर होल्डर का, उन सारे शेयर होल्डर के नाम, उनका एड्रेस और कितना अमाउंट बाकी है वो अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करना पड़ेगा. अगर कंपनी का खुद का वेबसाइट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट अप्रूव किया है उस वेबसाइट पे कंपनी को वो सारे नाम डिस्प्ले करने पड़ेंगे. Any claimant to the unpaid dividend account may apply to the company for the payment of money claim. और अगर
नाम डिस्प्ले किए गए और किसी को ऐसा बाद में पता चला कि हाँ मेरा डिविडेंड का पैसा लेना बाकी है, तो उस पर्सन को कहा जाएगा क्लेमंट। क्लेमंट का मतलब होता है दावा करने वाला की हाँ हे मेरा पैसा आहे, बरोबर। म्हणजे कंपनीने नावं डिस्प्ले केली आणि त्यामध्ये उदाहरणार्थ नाव आहे समीर, आणि मग त्या समीर नावाच्या व्यक्तीला कळालं की हो आपल्याला डिव्हिडंड डिक्लेअर केलेला आहे पण आपण ते घेतलेला नाही, मग समीर काय करणार, कंपनीकडे क्लेम करणार की हो तो व्यक्ती मीच आहे आणि त्याचा डिव्हिडंड मला मिळालं पाहिजे, त्याला म्हटलं जाईल क्लेमंट। तो उस जगह पे समीर को कहा जाएगा क्लेमंट। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसका नाम वहां पे डिस्प्ले हुआ है और उसने डिविडेंड पहले नहीं लिया है, तो वो पर्सन या वो शेयर होल्डर कंपनी के पास डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकता है, और ऐसे पर्सन को या ऐसे शेयर होल्डर को कहा जाएगा क्लेमंट, मतलब दावा करने वाला। Any amount in the unpaid dividend account of company which remains unpaid, unclaimed for 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company to Investors Education and Protection Fund IEPF। बघा म्हणजे जे जे पैसे अनपेड किंवा अनक्लेम डिव्हिडंडचे जे पैसे आपण सेपरेट अकाउंटला ट्रान्सफर करतो, कोणत्या अकाउंटला, अनपेड डिव्हिडंड अकाउंट, आणि तिथे ट्रान्सफर केल्यानंतर ज्या ज्या लोकांचं डिव्हिडंड द्यायचं बाकी आहे, बरोबर, त्या सर्वांची नावं देखील आपण डिस्प्ले करतो। हे करून देखील समजा 7 वर्षापर्यंत कोणीही क्लेम केला नाही, 7 ईयर, देखो 7 साल तक कंपनी राह देखेगी कि शेयर होल्डर आएगा और उसका डिविडेंड लेके जाएगा। अगर 7 साल तक कंपनी के पास किसी भी तरह का क्लेम नहीं आता डिविडेंड के लिए, तो सारा पैसा कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, IEPF हैज बीन सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस फंड की स्थापना किसने की है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आलं लक्षात, म्हणजे 7 वर्षापर्यंत कंपनी वाट बघेल आणि जर तरी कोणी डिव्हिडंड घ्यायला आलं नाही, क्लेम केला नाही, तर ते सर्वच्या सर्व पैसे कुठे ट्रान्सफर होतील, इन्व्हेस्टर्स एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड। आणि हा फंड कोणी इस्टॅब्लिश केलेला आहे, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंस 2001, मतलब 2001 से इस फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। The claimant of money will have to follow the procedure and submit necessary document to get claim from IEPF along with statement in prescribed form which gives detail of such transfers। अगर किसी शेयर होल्डर को 7 साल के बाद ऐसा पता चला कि हाँ मेरा तो डिविडेंड आया था लेकिन मैंने लिया ही नहीं, कंपनी ने 7 साल तक राह देखी लेकिन शेयर होल्डर ने डिविडेंड लिया नहीं, कंपनी ने सारा पैसा कहां पे ट्रांसफर किया, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया। उसके बाद अगर किसी शेयर होल्डर को पता चला कि हाँ वो तो मेरा पैसा था, उसमें मेरा भी पैसा था, मैंने डिविडेंड लिया नहीं, वो शेयर होल्डर बाद में IEPF को, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसके जो अथॉरिटी पर्सन रहेंगे उनके पास क्लेम कर सकता है डिविडेंड के लिए कि इस फंड में जो पैसा जमा किया है कंपनी में, उस पैसे में मेरा भी डिविडेंड है, मैंने उस समय डिविडेंड लिया नहीं। तो उसका कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्म रहेगा, वो उसको भरना पड़ेगा, उसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्म ठीक से भरता है, सारा प्रोसीजर फुलफिल करता है, तो उसको डिविडेंड का पैसा मिलेगा। आलं लक्षात, म्हणजे 7 वर्षानंतर देखील ते पैसे मिळू शकतात, परंतु 7 वर्षापर्यंत जर आपण पैसे घेतले तर आपल्याला जास्त कटकट होणार नाही, इझिली मिळतील। परंतु एकदा का ते गव्हर्नमेंट फंड मध्ये गेले नंतर मात्र तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात फॉर्मॅलिटी कंप्लीट कराव्या लागतात।
ओके, तो इस तरह से अगर अनक्लेम या अनपेड डिविडेंड है तो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। और 7 साल तक अगर वो पैसा अनपेड या अनक्लेम अकाउंट में रहता है और कोई शेयर होल्डर लेने के लिए नहीं आता तो वो पैसा गवर्नमेंट फंड में जाएगा। अभी गवर्नमेंट इस फंड का क्या करती है? गवर्नमेंट ये जो फंड आता है, पैसा आता है किसमें? IEPF में, उसका इस्तेमाल इन्वेस्टर को एजुकेशन देने में करती है, इन्वेस्टर को एजुकेट करने में करती है। Example of some amount to be transferred to IEPF are mature deposits with companies, mature debentures with companies। तो ये जो फंड है IEPF, इस फंड में सिर्फ वही पैसा जाता है क्या? नहीं, कभी कभी कंपनी डिपॉजिट लेती है 3 साल तक, बराबर है। समझो किसी पर्सन ने डिपॉजिट कंपनी के पास रखा 50,000, उस डिपॉजिट का मैच्योरिटी हो गया, मतलब 3 साल हो गया, लेकिन वो जो डिपॉजिटर है वो अपना मैच्योरिटी का पैसा लेने के लिए आया ही नहीं, पैसा लेने के लिए आया ही नहीं। ऐसे समय में कंपनी उसका जो 50,000 है कहाँ पे ट्रांसफर करेगी? IEPF में ट्रांसफर करेगी। सिमिलरली अगर कंपनी ने डिबेंचर बेचे हैं, समझो किसी पर्सन ने 1 लाख के डिबेंचर परचेस किए, डिबेंचर का टाइम पीरियड 10 साल है, 10 साल कंप्लीट हुए मतलब डिबेंचर मैच्योर्ड हो गए, तो उस पर्सन को 1 लाख मिलना चाहिए, लेकिन वो पर्सन पैसा लेने के लिए आया ही नहीं। तब कंपनी क्या करेगी? वो 1 लाख रुपया कहाँ पे ट्रांसफर करेगी? IEPF में ट्रांसफर करेगी। आलं लक्षात? म्हणजे अशा प्रकारे जे पैसे इन्व्हेस्टर घ्यायला येत नाहीत ते पैसे नंतर कुठे ट्रान्सफर केले जातात? IEPF या फंड मध्ये ट्रान्सफर केले जातात। सो दिस इज अबाउट अनपेड अँड अनक्लेम्ड डिव्हिडंड। थँक यू।